शायद ही इस जहां में कोई ऐसा घर होगा जहां पर पति पत्नी की आपस में लड़ाई नहीं होती। लड़ाई होने का मतलब ये नहीं कि पत्नी अपने पति को छोड़कर वहां से चली जाए। दोस्तों, आज की घटना में भी कुछ ऐसा ही होता है। यहाँ पर पति पत्नी की आपस में लड़ाई होती है और लड़ाई इस कदर आगे बढ़ जाती है, पत्नी अपने 2 बच्चों को लेकर अपने मायके के लिए चल देती है, लेकिन वो मायके नहीं पहुंचती और एक ऐसी जगह पर पहुंच जाती है जिसका नाम भी सभ्य समाज नहीं लेना चाहेगा। दोस्तों, वो एक कोठे पर पहुंच जाती है और 4 साल के बाद जब उसका पिता ग्राहक बनकर उस कोठे पर पहुंचता है तो होता है वहां पर इतना बड़ा खुलासा। अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आप भी दंग रह सकते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, बिहार की राजधानी पटना और इसी के अंतर्गत एक धोबी घाट आता है। धोबी घाट एरिया की हकीकत की घटना है। यहाँ पर आरिफ नाम का एक लड़का जिसकी उम्र 27 साल होती है, उसकी शादी सुल्ताना नाम की लड़की से हो जाती है जिसकी उम्र 24 साल होती है, जो नेपाल के लुम्बानी जिले की रहने वाली होती है। 4 साल पहले इनकी शादी होती है और शादी के बाद इनको 2 बच्चे हो जाते हैं। घर परिवार 4 साल तक तो अच्छे से चलता रहता है, लेकिन 4 साल के बाद अचानक इनके जीवन में एक ऐसा भूचाल आता है, इन दोनों की आपस में लड़ाइयां होने लगती हैं और लड़ाइयां भी इनकी इस कदर आगे बढ़ जाती हैं। पत्नी एक बहुत ही गलत फैसला ले लेती है। पत्नी अपने दोनों बच्चों को लेकर वहां से जाने का फैसला ले लेती है। वो अपने मायके यानी अपने अब्बू के घर नेपाल जाना चाहती है और अपने घर से एक दिन अपने दोनों बच्चों को लेकर निकल जाती है। वहां से वो रेलवे स्टेशन पर जाती है और रेलवे स्टेशन पर जाकर यूपी के बस्ती के लिए एक ट्रेन पकड़ लेती है और वहां पर रात को बस्ती स्टेशन पर पहुंच जाती है। जैसे ही रात को वहां पर पहुंचती है, वो इधर उधर देखती है कि यहाँ पर कोई साधन नहीं है। वो उसी स्टेशन पर बैठ जाती है, बच्चों को कुछ खाना पीना खिलाती है और बच्चे उसी स्टेशन पर सो जाते हैं। अब जो खुद पत्नी होती है सुल्ताना, वो इधर उधर देखती रहती है कि अब मैं यहाँ से आगे कैसे जाऊँ, क्योंकि उसे जो बस पकड़नी होती है वो बस स्टैंड से बस पकड़नी होती है। वहाँ से नेपाल की डायरेक्ट बस जाती है। अब वो वहाँ जाने का इंतजार करती है कि यहाँ से अब रात को अकेली मैं कैसे जाऊं। वो वहीं पर बैठ जाती है। वहीं पर एक लड़का घूम रहा होता है जिसका नाम जावेद होता है, जिसकी उम्र 25 साल होती है, जो बस्ती के रसूलपुर एरिया का रहने वाला होता है और जो बस्ती के एक देह व्यापार में दलाल का काम किया करता है। अब जावेद जब इतनी खूबसूरत लड़की को देखता है तो उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं। वो सोचने लगता है कि क्यों ना अब इस लड़की को अपना शिकार बनाया जाए। फिर धीरे धीरे उसके आसपास घूमने लगता है और प्यार भरी बातों से उसे फंसाने का यत्न करने लगता है। उससे कहने लगता है कि बहन, तुम किस तरह से परेशान हो, यहाँ पर क्यों बैठी हो, कि परेशानी हो, आप मुझे बता दो, मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। अब जो लड़की होती है सुल्ताना उसकी तरफ देखने लगती है। उसे लगता है कि शायद ये तेरा कोई मददगार है, तेरे को बहन बुला रहा है तो तेरा कोई मददगार होगा। उसके बाद उससे बातचीत करने लगती है, उसे अपनी अपबीती बताती है। उससे कहती है कि मैं अपने पति से झगड़ा करके आई हूँ और मैं अपने मायके नेपाल जाना चाहती हूँ। अब मुझे बस स्टैंड पर जाना है। इस पर जो लड़का होता है जावेद उससे कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरी बाइक पर बैठो, मैं तुम्हें बस स्टैंड पर छोड़ देता हूँ। वो औरत उस जावेद पर इतना विश्वास करती है, उसके साथ बैठ जाती है, दोनों बच्चों को भी साथ में लेती है। और जैसे ही बस स्टैंड पर रात को वो पहुंचते हैं तो बस स्टैंड बंद होता है, क्योंकि सुबह 7 बजे उस बस को वहां से रवाना होना होता है। अब यहाँ पर वो लड़की फिर से परेशान होने लगती है और जावेद की तरफ देखने लगती है। जावेद उससे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम चाहो तो मेरे कमरे पर जाकर रुक सकती हो, वहाँ आराम से रुक जाना और सुबह फिर दोबारा मैं तुम्हें बस स्टैंड पर लाकर छोड़ दूंगा। अब ये लड़की बिना कुछ सोचे समझे उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है और जैसे ही उसके कमरे पर जाती है, इनको कुछ खाना पीना खिलाया जाता है, इस लड़की को चाय पिलाई जाती है। इस लड़की के चाय में कुछ नशे की गोली मिला दी जाती है, जिसकी वजह से ये बेसुध अवस्था में सो जाती है। और उसके बाद जो जावेद होता है इसके साथ गलत काम करता है। और फिर जब ये लड़की सुबह उठती है तो इसको इतना तो महसूस होता है कि तेरे साथ में कुछ गलत हुआ है, लेकिन ये उससे कुछ कह नहीं पाती। उससे बस यही कहती है कि मुझे आप
बस स्टैंड पर छोड़ दीजिए, मैं अपने अब्बू के पास जाना चाहती हूँ। फिर ये लड़का इससे कहने लगता है कि तुम बेहद ही खूबसूरत हो। ताना से कहता है कि तुम अगर चाहो तो देह व्यापार में बहुत अच्छा पैसा कमा सकती हो, तुम बहुत ही खूबसूरत हो। लेकिन यहाँ पर सुल्ताना उससे साफ मना कर देती है कि मैं ऐसा काम नहीं कर सकती, मैं अपने अब्बू के पास जाना चाहती हूँ, मुझे छोड़ दीजिए आप बस स्टैंड तक, बस यही आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। लेकिन भी हाल में नहीं छोड़ना चाहता। फिर सख्ती के साथ उससे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने भी नहीं दूंगा, अगर तुमने यहाँ से जाने की कोशिश की तो दोनों बच्चों को मैं मार दूंगा। मैं तुम्हारे बच्चों को अपने पास रख रहा हूँ। बच्चों को उससे लूट लिया जाता है। अब वो महिला इतनी परेशान हो जाती है, करे भी तो क्या करे, और फिर वहीं पर रुक जाती है। उसे देह व्यापार में धकेलने की कोशिश करता है, लेकिन 2-3 दिन तक वो चुपचाप बैठी रहती है, सहमी रहती है, लेकिन देह व्यापार में जाने से मना करती है। लेकिन जो जावेद होता है उसके ऊपर फिर से दबाव बनाने लगता है, उससे कहने लगता है कि अगर तुम अपने बच्चों की सलामती चाहती हो तो इस देह व्यापार में आपको कूदना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे बच्चों को मैं जान से मार दूंगा। वो महिला बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, करे भी तो क्या करे, वो कुछ नहीं कर पाती और देह व्यापार में चली जाती है। उसके बाद उसके बच्चों को वहीं के एक प्राइवेट स्कूल में दाखिला दे दिया जाता है, एक कमरा लेकर उन्हें अलग से दे दिया जाता है, उसी कमरे में उन बच्चों को रखा जाता है और वो खुद जावेद भी वहीं पर इनकी निगरानी में रखता है, कहीं यहाँ से फरार ना हो जाए। उसके बाद धीरे धीरे ऐसे ही मामला चलता रहता है। व्यापार में लड़कियां होती हैं, उनका ट्रीटमेंट सरकारी हॉस्पिटल में होता है, उन्हें चेकअप के लिए हर तीसरे या चौथे महीने में वहां जाना होता है। ये भी उस ट्रीटमेंट के लिए जाती है और इसे लगता है कि अब यहाँ से तू चुपचाप फरार हो जाएगी। लेकिन जावेद को भनक लग जाती है कि ये लड़की यहाँ से फरार होना चाहती है। जावेद तुरंत ही वहां पहुंच जाता है और इसके बच्चों को अपने काबू में लेकर फिर इसे वहां से पकड़कर सीधा कमरे के ऊपर लेकर आता है और इससे धमकी भरे शब्दों में कहता है, अगर तूने दोबारा यहाँ से निकलने की या इस तरह का सोचने की कोशिश की तो तेरे बच्चों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उनको मार डालूंगा। अब ये महिला बुरी तरह से फंस जाती है और वहीं की होकर रह जाती है, उस धंधे में पूरी तरह से लिप्त हो जाती है। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहता है, लगभग 4 साल का समय बीत जाता है और फिर इसके पास एक ग्राहक आता है जिसका नाम होता है ओम प्रकाश, जो नेपाल के लुम्बिनी जिले का रहने वाला होता है। जब इससे ये लड़की बातचीत करती है, उसका एड्रेस पूछती है तो ये उसी के ज़िले का रहने वाला होता है। उससे बातचीत करके उससे कहती है कि क्या आप मेरे पिता से मुझे मिला सकते हो, मेरे पिता का ये एड्रेस है, आप उनसे एक बार मेरी बात करवा दो। उसके बाद ओम प्रकाश वहाँ से वापस नेपाल चला जाता है और उसी ज़िले में उसके पिता के एड्रेस पर पहुँच जाता है, उससे पिता का नंबर लेता है और वापस कुछ दिन के बाद फिर ये बस्ती के उसी एरिया में आ जाता है और उसी कोठे के अंदर पहुंच जाता है और वहां जाकर उसी लड़की के सामने कमरे में पहुंच जाता है। और जब फोन पर उस लड़की की बात उसके पिता से कराता है तो एकदम से लड़की बहुत तेजी के साथ रोने लगती है, इधर पिता भी रोने लगता है। पिता कहने लगता है कि मैंने तेरे पति के पास भी फोन किया था, उसने मेरे से कहा था कि वो तो मेरे लिए मर चुकी है, मैंने भी भरोसा कर लिया था कि शायद मेरी बेटी अब इस जहां में नहीं है, वो मर चुकी है। लेकिन बेटी, मैं तुझे जरूर बचाने आऊंगा, मैं अभी यहाँ से चल रहा हूँ, तुझे बचाने के लिए आ रहा हूँ। लेकिन बेटी पिता से कहती है कि इतना आसान नहीं है, आप मुझे इतनी आसानी के साथ यहाँ से नहीं निकाल सकते, आपको बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। आप पहले एक बार आइए और यहाँ पर ग्राहक बन के मेरा एड्रेस तलाशिए, उसके बाद फिर आपको पता चलेगा कि यहाँ से किस तरह से मुझे निकालना है। यहाँ के जो SHO हैं उनसे आपको मिलना है, उनसे गुहार लगानी है, उसके बाद मुझे यहाँ से बचाया जा सकता है। उसके बाद पिता तुरंत ही बिहार से चल देता है और उसी बस्ती एरिया में पहुँच जाता है। लगभग 2 दिन का समय उस एरिया में घूमते हुए हो जाता है। 2 दिन तक वो अपनी बेटी से नहीं मिल पाता, लेकिन उसकी उम्र भी बहुत ज़्यादा होती है। जो वहाँ पर लेडीज़ होती हैं उसके ऊपर ताना मारने लगती हैं, उससे कहने लगती हैं कि बुढ़ापे में भी सटका गया है, ये बुढ़ा पागल हो गया है, इसकी उम्र इतनी ज़्यादा है, ये फिर भी इस तरह के धंधे में पहुंच रहा है। तीसरा दिन जैसे ही आता है वो अपनी बेटी के पास पहुंच जाता है और उसे ही चुनता है और चुनने के बाद बेटी उसे लेकर एक कमरे के अंदर चली जाती है। और जब बेटी और पिता एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे से आपस में गले मिलकर बहुत ही तेजी के साथ रोने लगते हैं, एक दूसरे के आंसुओं को पोंछते हैं। और बेटी यहाँ पर अपने पिता को समझाते हुए कहती है कि आपको नज़दीक में ही एक इंस्पेक्टर हैं जिनका मैंने बहुत नाम सुना है,
प्रदीप सिंह, उनके पास जाइए, वो हमारी कुछ मदद कर सकते हैं। और फिर पिता बिना कुछ देरी किए हुए नज़दीकी थाने में पहुंच जाता है और वहां के जो एसएचओ होते हैं प्रदीप सिंह, उनके पास पहुंच जाता है। 11 जनवरी 2014 का ये वाकया होता है। उनके पैरों में लंबा लेट जाता है और कहने लगता है कि साहब, मेरी बेटी को आप ही बचा सकते हो और कोई मेरी बेटी को नहीं बचा सकता। मेरी बेटी फलाने कोठे के अंदर है, 4 साल से इसी तरह से देह व्यापार में बंद करके रखा हुआ है, उसके साथ में बहुत ही गलत काम हो रहा है। इधर जो इंस्पेक्टर होते हैं प्रदीप सिंह, उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, अपनी एक टीम गठित करते हैं और टीम गठित करके उस कोठे के ऊपर छापा मारा जाता है। और दीप सिंह उस कोठे के ऊपर छापा मारते हैं। शायद उनको कुछ पहले से भनक लग गई, इस वजह से ज्यादातर लोग तो वहां से फरार हो चुके, लेकिन वहां पर सुल्ताना थी, वो वहीं पर बैठी हुई थी। सुल्ताना को वहां से जाकर पुलिस अपने साथ में ले लेती है और उसे थाने लेकर आती है। और जब उसकी पूरी अपबीती सुनती है तो एक बार के लिए पुलिस वालों की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। पुलिस वाले भी उससे कहने लगते हैं कि से तुम्हें अपने पति का घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। उसके बाद सुल्ताना की ही तहरीर पर जावेद नाम के उस 25 साल के लड़के के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया जाता है, उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। यहाँ पर सुल्ताना कहने लगती है कि साहब, मैं 4 साल के अंदर ही इस दलदल से बाहर आ गई हूँ, लेकिन यहाँ पर तो बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनका पूरा जीवन इसी के अंदर समाप्त हो जाता है, उनको भी साहब आप बचा लीजिए। यह लड़कियां हैं, ज़्यादातर नेपाल की हैं, साहब उनकी मदद कर दीजिए, उनको बचा लीजिए। जो इंस्पेक्टर साहब होते हैं वो दावा करते हैं और कहते हैं कि जल्द ही उन सबको भी बचा लिया जाएगा, जो भी यहाँ पर इस तरह के अवैध धंधे चले हुए सबको बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद वो लड़की अपने अब्बू के साथ और दोनों बच्चों के साथ नेपाल चली जाती है और वहीं पर रहने लगती है। वो अपने बीते हुए कल को भुलाना चाहती है, लेकिन हर पल उसका वो बीता हुआ कल उसके सामने आ जाता है। दोस्तों, अभी भी वो नेपाल में है और अपने बच्चों के साथ वहां पर अच्छे से रह रही है। दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या अपने पति के घर को इस तरह से छोड़ के जाना उचित होता है या अनुचित होता है? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें और सावधान रहें और ऐसे फैसले ना लें जिससे कि आपका जीवन बुरी तरह से खराब हो जाए। दोस्तों, आप जहां भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,